नमस्कार, चुनाव धमाका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और आज का चुनाव धमाका आप देख रहे हैं सीधे वाराणसी से गदोलिया चौराहे पर हम मौजूद हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक विशाल रोड शो करने वाले हैं। रोड शो PHU गेट से शुरू होगा, 80 से होते हुए लंका 80 और इस इलाके में गदोलिया होते हुए गेट नंबर 4 तक जाएगा। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का आज तक का ये सबसे बड़ा रोड शो होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आज रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही बनारस में करेंगे। रोड शो में शामिल होने के लिए लोग पहुंचने लगे हैं, लेकिन सबसे पहले जरा आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। गदोलिया चौराहे पर इस तरीके से केसरिया या कहें कि केसरिया रंग के गुब्बारों से और कपड़ों से इस पूरे इलाके को सजा दिया गया है। बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। शुद्ध भाषा में लिखा गया है, हमार काशी हमार मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में यहाँ आए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, ना मुझे किसी ने भेजा है ना मैं आया हूँ, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। और यहाँ लोगों ने नरेंद्र मोदी को ऐसे सर माथे पर बिठाया कि जीत का अंतर जो 370 का था वो 2019 में 480 तक पहुंचा। यहाँ रोड शो शुरू होने में काफी वक्त है, लेकिन लोगों के जोश में कोई कमी नहीं है। सर, आप कहाँ से आए हैं? काशी से आए। मोदी जी आज पहुंच रहे हैं, क्या कहें? एकदम पहुंच रहे हैं जी, बहुत बढ़िया है। काशी में जो है मोदी का पूरा प्रचार है, सब प्रचार है, काम हुआ, बहुत बढ़िया हुआ है काम। अच्छा मोदी के लिए काशी इसमें रंग भरी दुनिया में अपना भी कोई रंग होगा और सलाम करेगी दुनिया जो मोदी के संग होगा। अरे वाह, मोदी के संग होगा, तालियां। बनारस कितना बदला, हर कोई जानना चाहता है कि ये गलियां हम 10 साल से देखते आ रहे, कितना बदला? 110%। तो चुनाव का नतीजा क्या लग रहा है? क्या जमीनी हकीकत आपको नजर आ रही है जो दिल्ली में बैठकर दुनिया देखना चाहती है? हम यहाँ से आपको दिल्ली तक संदेश देते हैं, मोदी के अलावा कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। चाहे वो केजरीवाल आए, उनकी झूठे वादों से मोदी का कोई मुकाबला नहीं। केजरीवाल आए थे यहाँ पे, याद है 2014 में पिछली बार केजरीवाल आए थे। मैम, आप कहाँ से आई हैं और कब से इस रोड शो में इंतजार में यहाँ धूप में खड़ी? मैं कम से कम 3 घंटे से खड़ी हूँ, क्योंकि मोदी जी का इंतजार है उनके दर्शन करने के लिए। कहाँ से आए हैं आप? नगीना से आई हूँ। नगीना से जी। तो क्या तस्वीर नजर आ रही है? आप तो यूपी में आ रहे हैं, जमीन पर क्या महसूस हो रहा है? जैसे यहाँ पर गंगा मैया के दर्शन होते हैं और चारों तरफ गंगा मैया का जयकारा है, वैसे ही यहाँ पर मोदी जी का जयकारा है। बिल्कुल। तो यहाँ जब मोदी का नाम आता है तो हर हर मोदी के नारे लगने लगते हैं, हर हर महादेव के नारे लगने लगते हैं। आपका नाम क्या है? क्या आप बनारस से हैं? मैं काशी का रहने वाला छात्र हूँ। मेरा नाम अमन अवस्थी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष में कोई टक्कर का नहीं है, उनके सिवा कोई यहाँ पे प्रस्तावित नहीं करता है। जो लोग लड़ रहे हैं उनका कोई लड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, वो धूल की तरह उड़ जाते हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी 220 तक सिमट जाएंगे। विपक्ष को कहने दीजिए, जैसे हाथी चलता है और कुत्ता भौंकते तो हाथी एक भी उधर नहीं कहता, उसी तरह विपक्ष उसी तरह है। सर, क्या तस्वीर है? मोदी जी आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, मोदी जी आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मोदी जी आ रहे सर, हम सहारनपुर से आए हैं मोदी जी के रोड शो के लिए। मोदी जी आ रहे, सहारनपुर में बहुत अच्छी रिपोर्ट है। सहारनपुर भी राघव लखनपाल जी जीत रहे हैं हमारे। अच्छा, सहारनपुर की रिपोर्ट बनारस से मिल रही है। लहरी काशी से आए। अरे, गाजीपुर से नहीं, लहरी काशी। गाजीपुर की क्या तस्वीर है? और यहाँ से मोदी अगर संदेश देते हैं तो पूरे पूर्वांचल तक जाएगा, एकदम जाएगा, पूरी इंडिया में जाएगा, पूरे इंडिया में जाएगा। 400 पार। 400 पार पक्का। विरोधी तो कह रहे 400 पार। क्या है विरोधी? कुछ नहीं है इनके आगे। जो विकास किया है, कभी भूतो न भविष्यति। भूतो न भविष्यते। मोदी जैसा कोई मिलने वाला नहीं है, भूतो न भविष्यति। मोदी के लिए इतने वोट क्यों? अरे आप देख रही है, पूरे इंडिया में काम करे, पूरा विश्व में काम देख रहे। पहले तो ये तस्वीर दिखा दीजिए। ये साला हमारे काशी में कितने लोग भूखे बैठे हैं, लेकिन रोज खाना खा रहे हैं आके। अच्छा, फ्री में खा के। काशी के हैं? हम आजमगढ़ से रहने वाले हैं। यहाँ रोड शो के लिए आए हैं जी, या दर्शन के लिए आए हैं? रोड शो के लिए आए हैं। रोड शो के लिए आए हैं। भाई साहब भी त्रिमुंड दर्शन, आपके दर्शन हो गए? दर्शन हो गए। मैं नासिक से आया हूँ और दर्शन करना था, आज वापस जाना था, लेकिन मोदी जी का रोड शो देख के मैं रुक गया यहाँ पर, क्योंकि उनके जैसा था न होगा न रहेगा। उन्होंने अपने हित के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ देश हित के लिए काम किया है। देश हित के लिए काम किया है, ये यहाँ की जमीनी हकीकत है। लेकिन यहाँ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तैयारी चल रही है, तो 96 सीटों पर चौथे फोर्थ की वोटिंग भी हो रही है और इसमें 13 सीटें आज यूपी की हैं। यूपी के कन्नौज से अखिलेश यादव मैदान में है और कन्नौज से मेरे सहयोगी शोएब रजा जुड़े हुए हैं। शोएब, यहाँ बनारस में तो सब बम बम हर हर मोदी और घर घर मोदी की बात हो रही है। कन्नौज की पोल बूथ रिपोर्ट क्या कह रही है? किस मुद्दे पर कन्नौज में वोटिंग होती हुई आपको दिखाई दे रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए पवन, पिछली बार जो सीट का क्योंकि जो मार्जिन था वो काफी कम था, 12,000 वोटों से यहाँ डिंपल यादव हारी थी और सुबह से हम देख रहे हैं कि वोटिंग इस बार अच्छी हुई है। हालांकि 5 जब बजेंगे तो जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आंकड़े आएंगे और फिर 6 बजे तो देखना होगा पिछले जो चुनाव हुए थे उसके मुकाबले कितनी वोटिंग हुई। लेकिन जो हमें लाइनें नजर आई वो अच्छी लाइनें नजर आई 3 चरणों के मुकाबले। इस चरण में कन्नौज में खासतौर पर अगर बात करें, हम तिरुआ में इस वक्त मौजूद है, जो कन्नौज लोकसभा का इलाका, यहाँ से बहुत सारी शिकायतें सुबह से हम ट्विटर पर देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से लोग कर रहे थे कि भाई कई तरह की दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य है। जहां तक अगर बूथ की हम बात करते हैं तो यकीनन इस बार भी जो मुकाबला है वो कांटे की टक्कर का मुझे नजर आया। सुबह से अलग अलग बूथों पे हम जहां पर भी गए, ये बात सही है कि डिंपल यादव के मुकाबले अखिलेश यादव के यहां आने से तमाम जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, उनमें जोश नजर आया। लेकिन तब भी बीजेपी के कैंडिडेट की तरफ से भी कड़ी टक्कर यहां पर दी गई है। अब ये 4 जून को ही पता लगेगा कि दरअसल किसके हक में जो फैसला है वो जनता ने सुना है। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ अभी भी बूथ पर मौजूद है। आप सब लोगों ने वोट डाला? जी, वोट डाला। क्या मुद्दे आज रहे कन्नौज में? क्या वाकई जो एक वीआईपी नाम होता है वो हावी रहा क्या कन्नौज की जनता पर? ऐसा कुछ है कि अखिलेश यादव के आने से आप लोगों के जहन में कुछ और चीजें नजर आई हो? देखिए, आप ही आए होंगे, चाहे आप दिल्ली से आए हों, लखनऊ से आए हों। जी, आप दिल्ली से आए होंगे तो आप जरूर आखला लखनऊ एक्सप्रेसवे से आए होंगे। आप जैसे ही आखला लखनऊ एक्सप्रेसवे से उतरे होंगे, आपको तुरंत सबसे बड़ा जिले का मेडिकल कॉलेज दिखा होगा। उसके थोड़ा और आगे आए होंगे तो आपको कैंसर इंस्टीट्यूट दिखा होगा जो बंद पड़ा है। विकास के काम आप कह रहे हैं कि अखिलेश इस रोड से आए होंगे, वो 4 लेन रोड होगी। जब हम बचपन में छोटे थे तो शायद इतना बड़ा रोड हुआ करता था, उससे जाते थे हम लोग। हाँ ठीक है, आपका नाम क्या है? थोड़ा आगे आइए। राजेश यादव। राजेश यादव जी। तो आपको क्या मुद्दे नजर आए कन्नौज में? क्या मुद्दे हैं इस बार जो जनता ने आज वोट इस दिया? बार सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। अच्छा। और यहाँ पे विकास का ना होना। जो पहले की सरकारें थी यहाँ पे, जब से अखिलेश सरकार जब थी, जो भी विकास वो छोड़ गए हैं, इसके अलावा कोई भी विकास नहीं हुआ यहाँ पे। हाँ, इस मुद्दे पे ही वोट हुआ। थोड़ा आपका नाम क्या है? अचल सिंह। अचल सिंह। अचल सिंह जी। सिंह साहब, आप युवा है, क्या करते हैं आप? हमारा व्यापार की दुकान है। अच्छा, व्यापारी है। आपके लिए क्या मुद्दे रहे इस बार? मुद्दा है अखिलेश जी विकास किया कन्नौज में, करेंगे। अच्छा, अखिलेश जी के सब आप लोग क्या सपा से भी जुड़े हैं या आम वोटर हैं? सपा जुड़े नहीं है, कार्यकर्ता जरूर है। अच्छा, कार्यकर्ता आप वही आपके, तो आप लोग यहीं पर के पास ही है। आपका नाम क्या है सर? अजय यादव। यादव जी। यादव जी, तो ये कन्नौज की रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है किस तरीके से लोग वोट कर रहे हैं। अखिलेश के लिए अभी भी नजदीकी मुकाबला है। अब जरा बूथ रिपोर्ट से अलावा यहाँ बनारस की ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए। ये माहौल है इस वक्त, नारेबाजी किस तरीके से हो रही है। लोग यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए पहुंचे हैं। कहाँ से आए हैं? मैं तो लोकल ही बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस कितना बदला दिखा? सर, बनारस तो इतना बदला है कि आज तक हमने कभी देखा ही नहीं कि बनारस कितना बदला। तो मोदी जी पहुंच रहे हैं, मन में क्या चल रहा है, क्या कहेंगे? बहुत उत्साह चालू है, मन में बहुत खुशी महसूस हो रहा है। मैं गोरखपुर से आया हुआ हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी आज आ रहे हैं। तो गोरखपुर से आए हैं, योगी भी उनके साथ होंगे। मोदी और योगी एक साथ है। हमारे सहयोगी देश भर से मिले हैं, जुड़े हुए हैं। नीतीश चंद्रा बेगूसराय से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश जी, बेगूसराय की बूथ रिपोर्ट क्या कहती है? पिछली बार यहाँ कन्हैया कुमार मुकाबले में थे, लेकिन अब की बार कन्हैया कुमार नहीं है। ऐसे में मंत्री जी की राह कितनी मुश्किल या कितनी आसान? देखिए, बेगूसराय में 2 धुर वैचारिक विरोधियों के बीच मुकाबला है।
पिछली बार कन्हैया थे, इस बार वो कांग्रेस में चले गए हैं और पूरी कोशिश की टिकट लेने की कांग्रेस ने बेगूसराय से, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और इस वजह से सीपीआई को ये जब टिकट मिला यहाँ से तो अवधेश राय से उनका मुकाबला है। हम अभी बेगूसराय के बिहट इलाके में हैं और एक स्कूल है और यहाँ सुबह से ही अच्छी वोटिंग हो रही है और अभी भी आप कतार देखिए। अमूमन 4 बजे का जो समय होता है मतदान केंद्रों पर इतनी लंबी कतार नहीं देखने को मिलती है, लेकिन आप यहाँ देखिए किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं और ये कतार कितनी आगे बढ़ती जा रही है। और सिर्फ पुरुषों की नहीं बल्कि महिलाओं की भी कतार है। तो सुबह से एक अच्छा यहाँ पर मतदान देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए काफ़ी संख्या में महिलाएं बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। ये महिलाएं कब से इंतजार कर रही हैं आप लोग? यहाँ आगे कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग काफ़ी देर से इंतजार? हम तो 5 मिनट पहले आए हैं। महिला की संख्या ज़्यादा है। हाँ, अच्छा वोट प्रतिशत 2 घंटा ठहरा है। क्या हवा किसकी है? हवा अब तो देने के बाद पता चलेगा। अभी मौसम तो अब अच्छा हो गया, ये भी वजह है कि यहाँ पर काफ़ी लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ, आदमी अभी वो नहीं बता है किसका। आपका क्या नाम? जी सर, गगन कुमार मिश्रा। ठीक है, शांतिपूर्ण चल रहा है जी। किस बात पर वोट कर रहे हैं? विकास पर ही कर रहे हैं ना। जिनका विकास हुआ है फिर उन्हीं को विकास करेंगे। देखो विकास हुआ है। यहाँ भी देखिए कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये आप लोग इंतजार कर रहे हैं पर आपने देखा कि बेगूसराय की जनता वोट करने की बात कर रही है। जैसे जैसे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का वक्त करीब आ रहा है, साउंड बढ़ती जा रही है। आएंगे तो योगी ही, आएंगे तो मोदी ही गाना बज रहा है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से जीतेंगे, इस बात में कोई शंका नहीं है। बीजेपी की कोशिश क्या है, टारगेट क्या रखा है आपकी बार बनारस के लिए? टारगेट ये है कि बनारस की पूरी जनता, पूरे पूर्वांचल में संदेश देने का है कि हर जाति हर धर्म का आदमी नरेंद्र मोदी के साथ है और इनके विकास के साथ है। मोदी को तीसरी बार विश्व शक्ति के रूप में खड़ा करने के लिए जन जन उनके साथ खड़ा है। भारत को विश्व शक्ति के रूप में खड़ा करने के लिए जन जन। अब आपको लेकर चलते हैं बनारस से सीधा बंगाल। बंगाल में मेरे सहयोगी अमित पालित हमारे साथ हैं बहरामपुर से। अधीर रंजन चौधरी मैदान में और सामने क्रिकेटर हैं यानी इरफान पठान के भाई। और अब देखना होगा कि वो सियासी पिच पर कितने चौके छक्के लगा पाते हैं। अमित, बहरामपुर की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? किन मुद्दों पर बहरामपुर वोट कर रहा है? देखिए, बहरामपुर का आप जिक्र कर रहे हैं तो बहरामपुर के सीट को कवर करते करते इस वक्त मैं कृष्णनगर पहुंच चुका हूं, जहां पर कि आप जानते हैं कि सिटिंग एमपी है महुआ मत्रा और उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो उसके बाद से आप समझ सकते हैं कि यहाँ का माहौल भी बहुत गरमाया हुआ है। लेकिन अगर बात करते हैं बहरामपुर की, तो बहरामपुर जो सीट है वो कांग्रेस का गढ़ है। वो 1999 से वहां से लगातार अधीर रंजन चौधरी जीतते रहे। इस बार यूसुफ पठान मैदान में उतरे जरूर हैं, लेकिन वहां की पिच मैं आपको बता दूं, वहां की पिच इतनी आसान नहीं रहने वाली है, ना इरफान पठान के लिए और ना ही यहाँ पर आसान रहने वाली अधीर रंजन चौधरी के लिए। क्योंकि 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त वहां पर एक गुगली पड़ी थी जो बीजेपी की थी, तो बहरामपुर विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में गई थी। उसके बाद से जो ये पिच है बहुत टर्न कर रहा है और ऐसे टर्निंग पिच में अब देखना है कि पठान और साथ ही अधीर रंजन कैसे कैसे अपना विकेट बचाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर आप कह सकते हैं कि जो बीजेपी है वहां पर कड़ी टक्कर दे रही है। और खासतौर पर जो अर्बन इलाके हैं अगर उनकी बात करते हैं तो वहां पर एक बदलाव नजर आ रहा है। वहीं अगर आप इंटीरियर्स में हम जब गए तो इंटीरियर्स में समझ में आता है कि जो खासकर मुस्लिम वोटर्स वहां पर है करीब 60% से ज्यादा, वहां पर इस वक्त एक डिवीजन नजर आता है जो अधीर के साथ भी है और पठान के साथ भी है। तो ऐसे में बहरामपुर अभी आप कह सकते हैं कि मैच किसके फेवर में जाने वाला है ये बताना बड़ा मुश्किल होगा। और साथ ही साथ अगर कृष्णानगर की मैं बात करता हूं, कृष्णानगर में भी हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं। यहाँ का जो अर्बन सेंटर है यहाँ पर भी 2021 में बीजेपी ने डेंट मारा था और अपने जीत हासिल की थी। मुकुल राय तब यहाँ पर जीते थे। हालांकि इस वक्त जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव में क्या चल रहा है, यहाँ पर जो बढ़त बीजेपी ने 2021 में ली थी विधानसभा के, वो यहाँ पर अभी भी बरकरार है, खासतौर पर अर्बन एरियाज में। और यूथ यहाँ पर बढ़ चढ़ कर निकल रहा है। वोटिंग परसेंटेज की बात करता हूं अगर मैं पवन, तो आप सोचिए कि यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है करीब 12 और 1 बजे तक 50% क्रॉस कर चुका था और अब कुछ ही देर बाद जब ये क्लोज होने वाला है 6 बजे तक यहाँ वोटिंग होगी तो 60% को ये क्रॉस कर जाएगा और बड़ी तादाद में यहाँ लोग निकल रहे हैं।
हमें लगा था कि 7 मई को मौसम अच्छा है तो इसलिए लोग बहुत निकल रहे थे मालदा में, लेकिन यहाँ पर तो आज इतनी गर्मी है, इतना उमस है, उसके बाद भी 80-90 साल के लोग लगातार अभी भी वोटिंग करने आ रहे हैं। मुद्दों की बात कम होती है, मुद्दे मन में दबे होते हैं, बटन ज्यादा दबता है तो खुलकर वोटिंग हो रही है। बंगाल कम से कम वोटिंग के मामले में देश के बाकी इलाकों के सबसे आगे है। यहाँ इस वक्त आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी राजेश बीड़ से जुड़े हुए हैं। बीड़ पंकजा मुंडे की सीट है, इसके अलावा आप देखेंगे बीजेपी की सीट ये लगातार है 2009 से। राजेश, अब की बार बीड़ से क्या संकेत मिल रहे हैं आपको? देखिए, बीड़ में इस बार पंकजा मुंडे के सामने डबल चैलेंज है। एक तो खुद को महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी अहमियत बनाए रखने का चैलेंज है उनके सामने, और दूसरा ये जो गढ़ बीजेपी का रहा है 2009 से, जब उनके दिवंगत पिताजी पहली बार यहाँ से सांसद बने थे, तब से लेकर 2019 तक लगातार बीजेपी यहाँ से जीतती रही है। वो गढ़ बचाने का भी चैलेंज है, डबल चैलेंज है पंकजा मुंडे के सामने। और डबल चैलेंज इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बीड़ वो जिला है पवन जहां जरांगे पाटिल, मनोज जरांगे पाटिल का फैक्टर सबसे ज्यादा काम कर रहा है। आपको याद होगा जब पिछले साल मराठा आंदोलन हुआ था तो बीड़ ही वो जिला था जो सबसे ज्यादा मराठा आरक्षण की आग में झुलसा था। यहाँ विधायकों के घरों को आग लगा दिया गया था, एनसीपी के ऑफिस को आग लगा दिया गया था। तो पंकजा मुंडे के सामने चैलेंज बड़ा है। यहाँ पर ओबीसी वर्सेस मराठा जो लड़ाई है वो अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। पंकजा मुंडे ओबीसी समाज से आती हैं, वंजारी कम्युनिटी से आती हैं, उनका जितना वोट है करीब करीब उससे थोड़ा ज्यादा वोट मराठाओं का इस इलाके में है। और मराठा इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करता था, लेकिन इस चुनाव में मराठा वर्सेस ओबीसी का जब चुनाव हुआ है तो पंकजा मुंडे के लिए चैलेंज जो है वो बड़ा नजर आया है। लेकिन अच्छी बात जो पंकजा मुंडे के लिए है वो ये है कि उनके भाई धनंजय मुंडे, जो कि जमीन पर अच्छी पकड़ रखते हैं और उनके विरोध में थे 2019 तक, विधानसभा चुनाव में उन्हें हराया भी था, वो इस बार उनके साथ हैं। वही धनंजय मुंडे 2019 में इनके खिलाफ थे, तब यहाँ के कैंडिडेट ने 5.5 लाख, जो पंकजा उनकी बहन के खिलाफ जो चुनाव लड़ा था जिस कैंडिडेट ने, वो 5.5 लाख वोट लाया था। लेकिन इस बार धनंजय मुंडे में मराठा वोटर की लड़ाई है, देखना होगा कि मराठा किसका साथ देते हैं। यानी इस वक्त जहां बनारस में मोदी के रोड शो की तैयारी चल रही है तो 96 सीटों पर मतदान जारी है।